बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एमके सर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। वो चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसके बाद जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात याद रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से नीट और जेई में बहुत ज्यादा सवाल रहता है, क्योंकि यह फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। समझ रहे ना? तो मिनिमम आप एवरेज अगर नीट के लिए देख रहे हैं तो 3 क्वेश्चन मान सकते हैं कि आपके पेपर में कंफर्म है कि इस चैप्टर से रहेगा, और जेई में मिनिमम 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना? तो आप इस चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे से आप तैयार करेंगे। और काफी आसान ये चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, समझ गए ना? बहुत मजा आने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बात बताए थे। डाल्टन का जो हाइपोथेसिस है, उसका मेन जो पॉइंट है, वो मेन पॉइंट यह है कि कोई भी एटम जो होता है वो टीनी पार्टिकल से, बहुत ही छोटा पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, इसका मतलब इतना छोटा पार्टिकल्स होता है कि डाल्टन के अकॉर्डिंग अब एटम से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग खाली आंख से देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत इसका रेडियस जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो होता है, पहला कि वो एक स्फेरिकल होता है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। रीजन यह था कि डाल्टन के समय में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने बोला कि होल जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब चार्जलेस होगा। लेकिन इनका मॉडल फेल हो गया। इनका मॉडल फेल होने का कारण है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन मॉडल में हम आपको बताएंगे कि वह एटम्स के अंदर होता है। अब यहाँ डाल्टन के अकॉर्डिंग कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है, इससे छोटा नहीं हो सकता है, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया तो उन्होंने बताया कि यह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे। ठीक है, तो वो एटम्स के अंदर होता है। तो कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटम्स क्या है, कि एटम से भी छोटा पार्टिकल्स है। तो छोटा पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कहते हैं। उसमें आएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था वो इलेक्ट्रॉन का हुआ था, तो इसके वजह से इनका मॉडल, डाल्टन का मॉडल फेल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल किसे कहते हैं। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अनुसार ये होता है कि एटम्स एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स होता है। ठीक है, जैसे ये जो है यह पॉजिटिवली 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 चार्ज स्फीयर्स होता है, चार्ज स्फीयर्स होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इम्बीडेड रहता है, बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा इम्बीडेड रहता है, नेगेटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन यह नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका जो चार्ज होगा वह नेगेटिव होगा। ठीक है, चार्ज। तो अब यहां पर ध्यान देना कि थॉमसन के अकॉर्डिंग कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इसलिए होल एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ये बिल्कुल जो इनका जो मॉडल था, जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, वहां पर क्लियर था कि यह एक वाटरमेलन के तरह है, जिसमें जो स्फीयर्स जो होता है वाटरमेलन का वो एक पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें जैसे वाटरमेलन में सीड्स जो होता है वो इम्बीडेड रहता है चारों तरफ से, तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बीडेड रहता है। लेकिन इनका भी मॉडल फेल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इम्बीडेड नहीं रहता है चारों तरफ, जिधर तिधर नहीं रहता है। तो इनका मॉडल फेल होने का कारण है
कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया। ठीक है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया और वो एक एक्सपेरिमेंट किए तो एग्जैक्ट पोजीशन पता चला कि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, समझ गए। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल लिए थे। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल। ठीक है, और सेंटर पर याद रखना, सेंटर पर एक बहुत ही स्मॉल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज रखा उन्होंने, और यहां पर उन्होंने लिया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा हीलियम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, He। ठीक है, और इस पर जो यूनिट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और कैसा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ जो हीलियम है अल्फा पार्टिकल्स ये भी पॉजिटिव है, सेंटर पर पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स को इस एक्सपेरिमेंट से, और इसमें याद रखना कि इसको हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग इसको मेटल फॉयल बोलते हैं। हालांकि जब रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस टाइम में वो गोल्ड लिए थे, लेकिन अब आप किसी से भी कर सकते हैं, तो हम मेटल फॉयल लेते हैं। फॉयल वर्ड का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट को स्लो रेट में दिखाए। ठीक है ना, स्लो रेट करके इसको स्पीड के स्लो कर दे, जिससे हम लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखो जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स पास हुआ तो क्या हुआ हम लोग देखते हैं। ठीक, ये है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स है, एकदम आसान है। पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं और तब समझते हैं। देखो यहां पर हुआ क्या था उसको हम लोग समझेंगे। अल्फा पार्टिकल्स में इनका एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, देखो ये एक मेटल फॉयल है, यहाँ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स मेटल फॉयल से क्रॉस करने के बाद सीधे सीधे क्रॉस कर गया, मतलब ये अपने पाथ को डेविएट नहीं किया। ठीक है, अपने पाथ को बिल्कुल डेविएट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि एटम्स का ज्यादातर हिस्सा जो है, ज्यादातर पार्ट वो एम्प्टी है। ठीक है, खाली फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस है तो रे अपने पाथ को डाइवर्ट किया ही नहीं। ठीक, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ को डाइवर्ट किया। तो आपको पता है कि जब सेम चार्ज की बात करेंगे, सेम चार्ज अगर रहता है, सेम चार्ज, तो वो रिपल्सन क्रिएट करता है। ठीक है ना, रिपल्सन, जैसे चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स कैसा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ अब अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव था और सेंटर पर कहीं नहीं तो कहीं पॉजिटिव है, तब भी जाके रिपल्सन क्रिएट हुआ है। अगर ऑपोजिट चार्ज की बात करेंगे हम लोग, ऑपोजिट चार्ज की, ऑपोजिट अगर चार्ज की बात करेंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, समझ गए ना, तो यहां जो लगेगा वो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो यहाँ देखो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव, और सेंटर पर जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे तो सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज रखे थे, तो यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो डेविएट किया, अब बहुत कम, बहुत वेरी स्मॉल एंगल से, वेरी स्मॉल एंगल से
वेरी स्मॉल एंगल से डेविएशन हुआ था, बहुत छोटा, समझ गए ना। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ को रिट्रेस किया, मतलब जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ गया। इसका मतलब यह था कि जो सेंटर पर स्मॉल स्फेयर था, और वो कैसा स्फेयर था, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर था, वो हार्ड और रिजिड था, ठीक है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इनका कंक्लूजन मिला और ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन क्या था, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तब पहला जो इनका कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द मेटल फॉयल विदाउट डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। बिना अपने पाथ को डेविएट किए हुए सीधे सीधे मेटल फॉयल को क्रॉस कर गया। इसका मतलब यह है कि जो भी क्रॉस किया था अल्फा पार्टिकल्स, वो जो एटम्स का जो हिस्सा था, जैसे ये वाला, और इसके सेंटर पर जो पॉजिटिव चार्ज था, तो ये सब जो स्पेस है, यह सब कैसा स्पेस है, इम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, जिसके वजह से कोई भी पार्टिकल्स जब क्रॉस किया तो उसको डिस्टरबेंस हुआ नहीं, या जब डिस्टरबेंस नहीं हुआ तो वो सीधे सीधे क्रॉस कर जाएगा। दूसरा पॉइंट था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट किया बहुत कम एंगल से। इसका मतलब यह था कि जैसे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स है, तो अल्फा पार्टिकल्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा पार्टिकल्स में याद रखिएगा कि यह पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने की वजह से वो डेविएट किया था। जैसे करीब आएगा दो पॉजिटिव चार्ज या दो सेम चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो रिपल्सन होगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स वैसे थे जो न्यूक्लियस से टकराया और वापस आ गया। तो few alpha particles retrace from their original path. It means that the positive charge at the center of atom is hard and rigid. उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तब इसको अब हम लोग क्या कहेंगे कि यह न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कि यह न्यूक्लियस है। समझ गए बात को। अब रदरफोर्ड अपना मॉडल दिए थे, एटॉमिक मॉडल, उसको हम लोग बोलते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट जो सेंटर पर रहेगा, और यह कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो आउटर न्यूक्लियर पार्ट होता है। ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जितने भी आउटर पार्ट है इस सब में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चर्चा किया था, और जितना ये न्यूक्लियस वाले पार्ट है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात किए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और ये जितना भी है इस सबको हम लोग कहते हैं कि यह आउटर न्यूक्लियर पार्ट है। आउटर न्यूक्लियर पार्ट है मतलब न्यूक्लियस से बाहर वाले पार्ट है, ठीक है। तो इसके आधार पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट किसे कहते हैं, और दूसरा होगा आउटर न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर पार्ट क्या है। जैसे ये कोई एटम है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके सेंटर में यह न्यूक्लियस है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियर पार्ट मॉडल कि इट इज a small positively charged spheres which is present at the center of atom। यह एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज स्फेयर्स होता है जो सभी एटम्स के सेंटर पर मौजूद रहता है। समझ गए, सेंटर पर मौजूद रहता है। दूसरा पॉइंट कि ऑल प्रोटॉन्स, मतलब जितना भी प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है ना। तीसरा बात अगर हम लोग करेंगे कि न्यूक्लियस के वॉल्यूम का, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम्स के वॉल्यूम के कंपैरिजन में लगभग निग्लिजिबल होता है। आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि पूरा स्टेडियम, अगर पूरा क्रिकेट स्टेडियम अगर एटम है और उसमें एक छोटा सा आप क्रिकेट बॉल डाल दीजिए, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो पूरे स्टेडियम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में उस एटम का वॉल्यूम को क्या मान सकते हैं, लगभग निग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये पहला इनका मॉडल ये था कि जो सबसे छोटा स्फेयर्स जो होता है वो सेंटर पर रहता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तीसरा वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। अगर हम लोग बात करेंगे ना रेडियस का, तो रेडियस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 के बराबर, और न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 a⁻1/3। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस, ठीक है। एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का आप रेडियस निकालिए। तो सबसे पहला बात कि एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम यह 27 होता है। इसमें ए जो है यह एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 27, तो 27 का पावर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ से ये आ जाएगा 1.33 और इंटू देखो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं 1/3 और इंटू 10⁻⁻15। यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 3 9 9.3 और इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, एक एफएम बराबर होता है 10⁻15 मीटर। तो हम इसको और रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3.99 एफएम। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का न्यूक्लियर पार्ट है। इसमें 2-3 पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात आप याद रखिएगा कि सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे आउटर न्यूक्लियर के लिए कि आउटर न्यूक्लियर पार्ट क्या है। देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो सेकेंड पार्ट है वो है आउटर न्यूक्लियर पार्ट। तो आउटर न्यूक्लियर पार्ट के लिए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले देखो क्या होता है कि यह एटम है और यह न्यूक्लियस है और इसमें बहुत सारा ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया और इस सब को हम लोग कहते हैं कि आउटर न्यूक्लियर पार्ट है। और आउटर न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। आउटर न्यूक्लियर पार्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, समझ गए ना, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इसी में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ हम लोगों को रिलेशन लाना है, ठीक है। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। कह रहा है कि कोई भी एटम जो है, जैसे मान लो यह एटम है और यह न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। और इसके बीच के जो डिस्टेंस है हम लोग उसको r मान लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें रेडिएशन होगा, रेडिएशन के वजह से एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस होगा। तीसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होता है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली अपने तरफ खींचते रहता है, ठीक है, खींचते रहता है। बावजूद इसके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव नहीं करता है। इसके कारण क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स, कोई भी सर्कुलर पाथ पर बॉडी जब मूव करता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स। और उस स्यूडो फोर्स को बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम अभी आपको बताए हैं कि जैसे कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि Q1 है और यहाँ पर मान लीजिए कि Q2 है और इसके बीच के डिस्टेंस R है। तो कहता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि फोर्स जो होगा, फोर्स
of Q1 with respect to Q2 is directly proportional to product of charge, तो Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो F फोर्स ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू Q2 बराबर हो जाएगा, फोर्स ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू Q2 बराबर हो जाएगा K और इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर यह क्या है तो कूलम्बिक कांस्टेंट है। ठीक है, कूलम्बिक कांस्टेंट है। तो इस यह एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको आज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ जो फोर्स लगता है एक बाहर के तरफ, यहाँ जो हम आपको अब दिखा रहे हैं इसका यूज करेंगे, देखिएगा। ठीक है, एक फोर्स लगता है बाहर के तरफ, उसका इस्तेमाल करना है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, और उसको हम लोग लेते हैं कि यह F2 है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग कहेंगे कि यह F1 है। ठीक है, अब देखो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस अगर हम बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और किसी न्यूक्लियस में 1 2 3 4 5 7 जितना भी प्रोटॉन हो सकता है तो जेड से रिप्रेजेंट किए। और चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह बराबर होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो याद रखना कि टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास जो टोटल चार्ज होगा उसको हम लोग कहते हैं कि प्लस जेड ई। प्लस इसलिए लिए हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और यहाँ कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो कूलम्स लॉ से अगर हम F1 की बात करेंगे तो F1 बराबर क्या हो जाएगा कि जेड ई और इंटू ई बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर रेडियस है, याद रखना आर को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, और दूसरा यहाँ हम लोग लेते हैं F2। तो F2 होता है mv स्क्वायर बाई आर, जहाँ m होता है मास, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r तो आपको पता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखो यह इक्वेशन 2 है। तो अब आपको पता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कि नेगेटिव चार्ज को कंटिन्यू पॉजिटिवली चार्ज अपने तरफ खींचते रहता है, बावजूद इसके यह इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि इसके बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, और अंदर के जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कहते हैं। तो यह दोनों आपस में बराबर होगा तभी जाके यह इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर की तरफ जाएगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर मूव करेगा। तो इसका मतलब स्टेबल सिस्टम की बात करेंगे, फॉर स्टेबल सिस्टम, अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि KZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होगा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा KZE स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हम लोग बोर्स मॉडल में भी इसका इस्तेमाल करेंगे रेडियस वगैरह फाइंड आउट करने में। तो आप इस इक्वेशन को सही से समझ लीजिए कि यहाँ जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो और इंटरनल जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ध्यान देना यह दोनों फोर्स बराबर होगा तब भी जाके इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर मोशन करेगा, समझ गए। तो उसको हम लोग F1 को जब F2 से बराबर कर देंगे तो एक बेहतरीन इक्वेशन आ जाएगा KZE स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर, जिसमें याद रखना Z को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर और E
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, प्लस ZE, ठीक है ना, प्लस ZE, ठीक है। तो ये हम लोगों का रदरफोर्ड का दो मॉडल था, एक न्यूक्लियर मॉडल और दूसरा होता है आउटर न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है। तो वो दोनों हम लोग समझते हैं, लेकिन इनका भी ड्रॉबैक है, ठीक है। इनका ड्रॉबैक क्या है, ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर जब मूव करता है तो वहां से एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज होता है, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो अपने स्ट्रेंथ को खो देगा, और जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ को खो देगा तो जो सर्कुलर पाथ है वो अब कैसा हो जाएगा, स्पाइरल पाथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो जो सर्कुलर पाथ है वो अब इस तरह से स्पाइरल पाथ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा आएगा कि मूव करते करते जब स्ट्रेंथ उसका कमजोर होते जाएगा तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और एटम्स खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ, इफ it radiate energy continuously, then the circular path become a spiral path and atoms are destroyed, ठीक है। रेडिएशन के वजह से इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेंथ कमजोर होगा और वो कुछ समय के बाद ये न्यूक्लियस के करीब में आ जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, इनका ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का इसका जो आखिरी टॉपिक है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहने का मतलब है कि वैसे स्पेसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एटम्स और आयंस में इलेक्ट्रॉन जब सेम होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एटम्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला बात कि एटॉमिक नंबर हम लोग किसे कहेंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन के जो संख्या होगा उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एक होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और A जो होता है P+। इनमें हम मूल कॉन्सेप्ट में ही ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, मूल कॉन्सेप्ट में ही हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स वगैरह और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ रिव्यू कर देते हैं, आपको याद रहेगा। और किसी भी एटम का जो सिंबल होता है, सिंबल वो होता है, सिंबल वो होता है X। ऊपर में होगा एटॉमिक मास और नीचे में होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक। अब मेन जो हम लोगों को इस टॉपिक को समझने के लिए जो जरूरी है वो समझो कि जब कोई भी एटम न्यूट्रल होगा, कोई भी एटम न्यूट्रल होगा, यह अगर न्यूट्रल है, समझ गए ना, तो इसमें Z बराबर होगा P और बराबर होगा E, ठीक है। जितने प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोगों को मेनली इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कहता है कि वैसे स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो हमको चर्चा किस पर करना है, इलेक्ट्रॉन पर करना है कि इलेक्ट्रॉन सेम है या इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर किसी एटम पर मान लो कि X नेगेटिव चार्ज है, X नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो क्या करेंगे, एक न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन की संख्या ही बराबर होता है, तो क्या कर देंगे आप, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस इस n को जोड़ देंगे। नेगेटिव रहेगा, X ले लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि n हम लोग लेते हैं न्यूक्लियस के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग X ले लेते हैं।
तो क्या करेंगे, इसमें x जोड़ देंगे। अगर किसी एटम में मान लो कि x माइनस है, अगर मान लो कि y प्लस है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p और प्लस y। तो याद रखना p माइनस वाई, सॉरी p माइनस वाई, p माइनस वाई याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला है। जब कोई भी एंस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऐड करेंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, उसका एग्जांपल क्या होता है। जैसे मान लो कह रहा है कि नियोन है, फ्लोरीन पर माइनस है, सोडियम पर प्लस है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस है, ठीक है, एल्युमिनियम पर 3 प्लस है। अब देखो ये क्या, ये जो भी स्पेसीज है यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो इसमें जेड का जो वैल्यू है वो सबको लिख लो। तो जेड का वैल्यू कितना है, इसमें 10 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है और इसमें 13 है। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ न्यूट्रल है, तो जितना जेड होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10। इसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 अब प्लस एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 1। यहाँ पर देखो 11 तो प्लस 1 है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 13 और 13 माइनस 3। तो देखो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 10 10, इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी आपका हो जाएगा 10, इसमें भी हो जाएगा 10 और इसमें भी हो जाएगा 10। इसका मतलब यह है कि ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। समझ गए। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो Cl माइनस है, आर्गन है, पोटेशियम पर प्लस है, सल्फर पर 2 नेगेटिव है और कैल्शियम पर 2 प्लस है। तो सब में Z लिख लीजिए। तो Z इसका 17 है, इसका 18 है, इसका 19, इसका 16 और इसका कितना हो जाएगा 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा 17, और यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेंगे तो कितना आ गया 18। यहाँ देखो न्यूट्रल है तो 18 ही रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेना, 19 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 दैट इज 18, और यहाँ 20 में से 2 घटा लेंगे तो ये भी हो जाएगा 18। इसका मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये सब भी कहलाएगा कि ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सभी के सभी क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए सिंपल आप याद रखिएगा कि जितने भी स्पेसीज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, ठीक है, उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक था और बेसिक था इस चैप्टर का। इसके बाद जो इसका लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर उसके बाद हम लोग बोर्स एटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। और हम एक बार फिर आपको कह रहे हैं कि ये चैप्टर नीट और जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप काफी अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।